हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एन। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत का प्राचीन इतिहास आर एस शर्मा द्वारा लिखित जो बुक है उसका दूसरा चैप्टर देखने वाले हैं। इसमें इस पूरे बुक में 33 अध्याय दिए हुए हैं, जिन सभी का वीडियोस में आने वाले दिनों में डेली एक एक करके अपलोड करूँगी। अगर आप इच्छुक हैं तो आप ये सारे वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि भारत का जो प्राचीन इतिहास है इसको जानने के लिए आर एस शर्मा की जो बुक है, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं बच्चे इतिहास पढ़ने की, वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके पहले एक वीडियो मैंने अपलोड की है चैप्टर 1 की, वो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ये दूसरा वाला चैप्टर आज हम देखते हैं। पार्ट 2 है प्राचीन भारत के आधुनिक इतिहासकार। जो प्राचीन भारत के उस वक्त के उभरते हुए इतिहासकार थे, उनके हिसाब से जो औपनिवेशिक दृष्टिकोण और उसका योगदान, यानी उन लोगों की उस टाइम पे औपनिवेशिक दृष्टिकोण क्या था और उसका योगदान क्या था। शिक्षित भारतीयों ने अपने पारंपरिक इतिहास को हस्तलिखित महाकाव्यों, पुराणों और आत्मकथात्मक साहित्य के रूप में भले ही संजो कर रखा, परंतु प्राचीन भारत के इतिहास में आधुनिक अनुसंधान की शुरुआत 18वीं सदी के उत्तरार्ध में ही ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुई। ठीक है, तो इसकी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो ब्रिटिश औपनिवेशक थे, उन लोगों ने अपनी आवश्यकता के लिए इसको फिर से इस पे अनुसंधान शुरू किया। सन 1765 में जब बिहार और बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हुआ, तो उन्हें विरासत में मिले हिंदू नियमों के जरिए प्रशासन को चलाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसीलिए सन 1776 में मनुस्मृति जो कि एक आधिकारिक ग्रंथ माना जाता था, का अंग्रेजी में अ कोड ऑफ जेंटू लॉज GENTOO शीर्षक से अनुवाद किया गया। हिंदू व्यवहारिक कानून चलाने के लिए ब्रिटिश जजों के साथ पंडितों और मुस्लिम व्यवहारिक कानून चलाने के लिए मौलवियों को रखा गया। प्राचीन नियमों और प्रथाओं को समझने का शुरुआती प्रयास, जो मुख्यतः 18वीं शताब्दी के अंत तक जारी रहा, सन 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के रूप में फलीभूत हुआ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हिंदू व्यवहारिक कानून के लिए उन लोगों ने पंडितों को रखा और मुस्लिम व्यवहारिक कानून चलाने के लिए मौलवियों को रखा। तो हम इसकी शुरुआत यहीं से मान सकते हैं। ठीक है, भारत में इसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के एक प्रशासनिक अधिकारी सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। पहली बार उन्होंने ही संस्कृत, लैटिन और ग्रीक को एक भाषा परिवार से संबंधित बताया। इन्होंने ये बताया कि जो लैटिन है, संस्कृत है और ग्रीक, ये जो भाषा है, ये सभी एक भाषा परिवार से संबंधित है। सन 1789 में उन्होंने एक नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि बहुत ही फेमस है, आप लोगों ने भी नाम इसका सुना होगा, का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1789 में सर्व प्रचलित हिंदू ग्रंथ भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद विल्किंस ने सन 1785 में किया। बम्बई एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सन 1804 में और ग्रेट ब्रिटेन एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सन 1823 में की गई। विलियम जोन्स ने जोर देकर कहा कि यूरोपीय भाषाएं मूल रूप से संस्कृत और ईरानी भाषा से बहुत मिलती थीं। इससे जर्मनी, फ्रांस और रूस जैसे यूरोपीय देश भारतीय अध्ययन को विकसित करने में उत्साहित हुए। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में के समय यूनाइटेड किंगडम और अन्य यूरोपीय देशों में संस्कृत अध्ययन पीठ की स्थापना हुई। भारतीय संदर्भ में अध्ययन को सबसे अधिक बढ़ावा जर्मनी के F. मैक्स म्यूलर से मिला, जो इंग्लैंड में बसे थे। सन 1857 के विद्रोह ने अंग्रेजों को भली भांति समझा दिया कि जिन पराये देश में लोगों पर वे शासन कर रहे हैं, उनके व्यवहार और सामाजिक व्यवस्था को गहराई से समझना अनिवार्य है। इसी प्रकार क्रिश्चियन मिशनरियों ने धर्मांतरण के लिए और ब्रिटिश साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए हिंदू धर्म के विकारों को उजागर करने की कोशिश की। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मैक्स म्यूलर के संपादन में प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद व्यापक पैमाने पर किया गया। पूर्वी पवित्र ग्रंथशाला सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट सीरीज
के अंतर्गत कुल मिलाकर 50 ग्रंथों की अनुवाद श्रृंखला को प्रकाशित किया गया, जिनमें से कई विविध खंडों में थे। इनमें कुछ चीनी और ईरानी ग्रंथ भी शामिल थे, किंतु प्राचीन भारतीय ग्रंथों को प्रमुखता दी गई थी। इन ग्रंथों एवं इन पर आधारित पुस्तकों की प्रस्तावना में मैक्स म्यूलर और अन्य पश्चिमी विद्वानों ने प्राचीन भारतीय इतिहास और समाज की प्रवृत्ति को बहुत ही सामान्यीकृत ढंग से देखा। उन्होंने कहा कि प्राचीन भारतीयों में इतिहास बोध का अभाव था, विशेषकर समय और क्रम के संदर्भ में। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय नागरिक तानाशाही शासन के अभ्यस्त हो चुके थे और वे अध्यात्मवाद या अपनी एक अलग दुनिया में इतने तल्लीन थे कि उन्हें दुनिया की समस्याओं से कोई सरोकार ही नहीं था। पश्चिमी विवादों ने जोर देकर कहा कि भारतीयों ने न तो राष्ट्रवाद का अनुभव किया था और न ही किसी तरह के स्वशासन को। ऐसे कई सामान्यीकरण विसेंट आर्थर स्मिथ 1843 से 1920 द्वारा लिखित भारत का प्राचीन इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी किए गए थे, जिन्होंने सन 1904 में प्राचीन भारत का पहला व्यवस्थित इतिहास लिखा। जो स्रोत उस वक्त उपलब्ध थे उनके गहन अध्ययन पर आधारित और लिखित उनकी पुस्तक में राजनीतिक इतिहास को प्राथमिकता दी गई। लगभग 50 वर्षों तक इसका इस्तेमाल पाठ्य पुस्तक के रूप में होता रहा और इसे विद्वानों द्वारा आज भी इस्तेमाल किया जाता है। स्मिथ का ऐतिहासिक दृष्टिकोण साम्राज्यवादी था। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वफादार सदस्य के तौर पर उन्होंने प्राचीन भारत में विदेशियों की भूमिका पर जोर दिया। उनकी पुस्तक के 1/3 भाग में सिकंदर के आक्रमण की चर्चा है। उसमें भारत को ऐसे अनियंत्रित या स्वेच्छाधारी भूभाग में के रूप में प्रस्तुत किया गया है जहां ब्रिटिश शासन की स्थापना के पहले राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं किया गया था। उनका आकलन यह है कि भारत में एक तंत्र या तानाशाही की एकमात्र शासन का रूप रहा। भारत के इतिहासकार भी ऐसा ही मानते हैं। सारांशतः भारतीय इतिहास की ब्रिटिश व्यथा ने भारतीय चरित्र और उपलब्धियों को कमतर दिखाते हुए औपनिवेशिक शासन पद्धति को उचित ठहराया। इनमें से कुछ विचारों को एक हद तक वैधता भी मिली। चीनियों की तुलना में भारतीयों के कालक्रम को लेकर कोई विशेष बोध व अभिरुचि नहीं दिखाई पड़ती। हालांकि कुछ प्राचीनतर चरण में महत्वपूर्ण घटनाओं और गौतम बुद्ध की मृत्यु के संदर्भ में क्रमानुसार निर्धारित किया गया। औपनिवेशिक इतिहासकारों द्वारा निर्मित मान्यताएं कुल मिलाकर या तो निराधार थीं या अतिशयोक्ति से ग्रसित। फिर भी इनका इस्तेमाल निरंकुश ब्रिटिश शासन के विस्तार की प्रचार सामग्री के रूप में हुआ। भारतीय परंपरा में एकल व्यक्ति शासन पद्धति पर जोर देकर अपनी शासन व्यवस्था को सही ठहराने का आग्रह दिखता था, जिसमें सारी शक्तियां केवल वायसराय के हाथ में होती थीं। इसी तरह भारतीय दूसरी दुनिया की समस्याओं से ग्रस्त थे तो ब्रिटिश औपनिवेशिक मालिकों के पास इस दुनिया की देखभाल के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अतीत से स्वशासन का अनुभव पाए बगैर यहाँ के निवासी वर्तमान में अपने कामकाज को कैसे संभालते, इन तमाम सामान्यीकरण की मान्यताओं के जरिए वे यह दिखाना चाहते थे कि भारतीय खुद से शासन चलाने के योग्य नहीं है। राष्ट्रवादी दृष्टि और उसका योगदान, वो अभी आप लोगों ने औपनिवेशिक देखा था, यह है राष्ट्रवादी दृष्टि। भारतीय विद्वानों के सामने ये सब एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरी, खासकर उनके लिए जिन्होंने पश्चिमी शिक्षा प्राप्त की थी। वे प्राचीन इतिहास का जो औपनिवेशिक खंडन था जिससे काफ़ी दुखी थे और भारतीय सामंती समाज के विनष्टीकरण और ब्रिटेन के प्रगतिशील पूंजीवादी समाज के विरोधाभास को लेकर चिंतित भी थे। कुछ विद्वानों ने भारतीय समाज को सुधारने का न केवल बीड़ा उठाया बल्कि भारतीय प्राचीन इतिहास की ऐसी पुनर्रचना की जिससे सामाजिक सुधार के साथ साथ स्वशासन की धारणा मजबूत हो। ऐसा करने वाले अधिकतर इतिहासकार हिंदू पुनर्जीवन के राष्ट्रवादी विचारों से प्रेरित थे, लेकिन ऐसे भी इतिहासकारों की कमी नहीं थी जिन्होंने तार्किक और वस्तुगत दृष्टि को अपनाया। दूसरी श्रेणी के इतिहासकार थे राजेंद्र लाल मिश्र, जिन्होंने वैदिक ग्रंथ प्रकाशित किए और इंडो आर्य शीर्षक से एक किताब भी लिखी थी।
इंडो आर्यस। प्राचीन विरासत के प्रेमी होते हुए भी उन्होंने प्राचीन समाज के तार्किक दृष्टि को अपनाते हुए ठोस रूप से बताया कि प्राचीन समय के लोग गोमांस खाते थे, और उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि इन विशेषताओं के बावजूद जाति व्यवस्था मूल रूप से यूरोप के पूर्व औद्योगिक और प्राचीन समाज में श्रम विभाजन पर आधारित वर्ग व्यवस्था से भिन्न नहीं थी। महाराष्ट्र में रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े दो ऐसे समर्पित इतिहासकार उभरे जिन्होंने विभिन्न स्रोतों को एक साथ अलग अलग करते हुए भारत के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास की पुनर्रचना की। आर.जी. भंडारकर ने दक्कन के सातवाहन के राजनीतिक इतिहास और वैष्णव एवं अन्य मतों के इतिहास की पुनर्रचना की। एक महान सामाजिक सुधारक के रूप में उन्होंने अपने अनुसंधान के माध्यम से विधवा पुनर्विवाह, जाति व्यवस्था और बाल विवाह जैसी बुराइयों की भर्त्सना की। शोध के लिए पूरे जोश के साथ वी.के. राजवाड़े ने मराठा इतिहास के स्रोतों और संस्कृत पांडुलिपियों की तलाश में महाराष्ट्र में हर एक गांव की यात्रा की। अंततः उन सारे स्रोतों को 22 खंडों में प्रकाशित किया गया। उन्होंने ज़्यादा नहीं लिखा, लेकिन वैदिक और अन्य ग्रंथों पर आधारित भारत में विवाह के विकास के चरणों पर उनकी सूक्ष्म अंतर्दृष्टि के कारण सन 1926 में मराठी विवाह व्यवस्था पर लिखी गई उनकी एक किताब महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में जानी गई। पांडुरंग वामन काले, जो कि संस्कृत के विद्वान थे, उन्होंने सामाजिक सुधार की ठानी और विद्वता व ज्ञान की परंपरा को जारी रखा। 20वीं शताब्दी में 5 खंडों में प्रकाशित धर्मशास्त्र का इतिहास शीर्षक हिस्ट्री ऑफ द धर्मशास्त्र उनका उल्लेखनीय काम है, जो प्राचीन सामाजिक नियमों और प्रथाओं का एक ज्ञान भंडार है, जिसमें हमें प्राचीन भारत में सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन मिलता है। भारतीय विद्वानों ने यह दिखाने के लिए कि राजनीति और राजनीतिक इतिहास का गंभीरता से अध्ययन किया कि भारत का अपना राजनीतिक इतिहास था और उसे चलाने वाले भारतीय भी निपुण थे। उसका उचित श्रेय पूरा लेख शास्त्री देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर सन 1875 से 1950 को जाना चाहिए, जिन्होंने अशोक और प्राचीन भारतीय राजनीतिक संस्थाओं पर किताबें लिखी। इसमें भी महत्वपूर्ण काम हेमचंद्र राय चौधरी ने किया। उन्होंने महाभारत काल से लेकर ईसा पूर्व 10वीं शताब्दी तक, जो कि गुप्त साम्राज्य के अंत तक का था, तब तक का प्राचीन भारत का इतिहास लिख दिया। यूरोपीय इतिहास के शिक्षक के रूप में उन्होंने इस किताब को लिखने की कुछ विधियों और तुलनात्मक अंतर्दृष्टि को अपनाया। हालांकि उन्होंने काल विभाजन की समस्या का वर्णन नहीं किया। उनका प्राचीन भारत का इतिहास 6वीं शताब्दी पर जाकर समाप्त हो जाता है। उन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में वी.ए. स्मिथ के योगदान को माना, लेकिन राय चौधरी ने ब्रिटिश विद्वान के कई दृष्टिकोणों की निंदा भी की। उनका इतिहास गंभीर विद्वता का द्योतक है, लेकिन उसमें उग्र ब्राह्मणवाद के सूत्र भी मिलते हैं। जब ये अशोक के शांति की नीतियों की भर्त्सना करते हैं, कई खंडों में प्रकाशित हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया पीपल, भारतीय नागरिकों का इतिहास एवं संस्कृति के मुख्य संपादक और सशक्त लेखक R.C. मजूमदार सन 1888 से 1980 के लेखन में हिंदू पुनर्जीवन के प्रबल तत्व मिलते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में बहुत सारे लेखकों ने दक्षिण भारत पर उचित ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि दक्षिण भारत के महान इतिहासकार के.ए. नीलकंठ शास्त्री सन 1892 से 1975 ने भी अपनी पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में यही दृष्टि अपनाया। किंतु भारत का इतिहास जो था दक्षिण भारत का इतिहास अ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया में इस अभाव को उनके द्वारा दूर किया गया। उनकी शैली संक्षिप्त है, मगर उनका लेखन स्पष्ट है। तथ्यों की प्रस्तुति में उनकी निर्भरता राय चौधरी की तरह ही है। हालांकि दक्षिण भारत में राजनीति और सामाजिक इतिहास के स्वभावों के बारे में उनके द्वारा बताए गए संकलनों पर कई विद्वानों ने सवाल खड़े किए हैं। नीलकंठ शास्त्री ब्राह्मणों की सांस्कृतिक सर्वोच्चता और भारतीय समाज में बरकरार समन्वय पर बल देते हैं। उनके नेतृत्व में दक्षिण भारत के वंशानुगत इतिहास पर कई शोध प्रबंध तैयार किए गए। सन 1960 तक राजनीतिक इतिहास ने भारतीय विद्वानों का ध्यान सबसे अधिक आकर्षित किया, जिन्होंने
अपने क्षेत्र के वंशानुगत इतिहास को महिमा मंडित किया। जिन लोगों ने समग्र भारत का इतिहास लिखा वे राष्ट्रवाद से प्रेरित थे। V.A. स्मिथ अपनी पुस्तक के 3 हिस्से में सिकंदर के आक्रमण पर ही केंद्रित रहे। भारतीय विद्वानों ने इस विषय को बहुत कम महत्व दिया। दूसरी तरफ उन्होंने सिकंदर के साथ पोरस के संवाद और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा उत्तरी पश्चिमी भारत को सेल्यूकस से मुक्ति को अधिक महत्ता दी। K.P. जायसवाल सन 1881 से 1937 और A.S. अल्टेकर सन 1889 से 1959 जैसे कुछ विद्वानों ने देशी शासकों द्वारा भारत को शक और कुषाणों के शासन से मुक्ति पर ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दिया। इसकी परवाह किए बिना कि मध्य एशिया एवं अन्य भूभाग के लोग भारतीय जीवन के विभिन्न अंग बन गए, उन्होंने अपने मूल देशों के लिए भारतीय संसाधनों का शोषण और दोहन किया। हालांकि K.P. जायसवाल का मुख्य योगदान भारतीय राजतंत्र के मिथ को तोड़ने में माना जाता है। सन 1910 से 12 तक उन्होंने कई लेख लिखकर बताया कि प्राचीन समय के गणतंत्र अस्तित्व में था और स्वशासन भी था। अंततः उनका यह शोध हिंदू पॉलिटी सन 1924 में प्रकाशित हुआ। हालांकि जायसवाल पर प्राचीन संस्थाओं में आधुनिक राष्ट्रवादी विचारों को दर्शाने का आरोप लगाया जाता है और उनके द्वारा गणतांत्रिक शासन प्रणाली के रूपों में प्रस्तुतिकरण पर आक्षेप लगाते हुए UN घोषाल सन 1886 से 1969 जैसे कई इतिहासकार भर्त्सना भी करते रहे हैं। गणतंत्र प्रयोग के प्रयास से संबंधित उनके मूल शोध को बड़ी स्वीकृति मिली। हिंदू पॉलिटी के प्रकाशित होने के बाद, जिसका 6वां संस्करण आ चुका है, इस अभूतपूर्व शोध को आज भी एक क्लासिक के रूप में देखा जाता है। गैर राजनीतिक इतिहास की ओर संस्कृति के रूप में दीक्षित ब्रिटिश इतिहासकार A.L. बाशम सन 1914 से 86 ने प्राचीन भारत को देखने के नज़रिए पर ही आधुनिक दृष्टिकोण के सवाल खड़े किए। उनके पुराने लेखों से असनातनी पंथों के भौतिक दर्शन में विशेष रुचि के प्रमाण मिलते हैं। बाद में उन्होंने माना कि अतीत को जिज्ञासा और आनंदानुभूति के लिए पढ़ा जाना चाहिए। उनकी पुस्तक द वंडर दैट वाज इंडिया सन 1951, V.A. स्मिथ और ऐसे कई अन्य ब्रिटिश लेखकों के दुराग्रह से मुक्त प्राचीन भारत सभ्यता और संस्कृति के कई पहलुओं का सहानुभूतिपूर्वक सर्वेक्षण है। बाशम की पुस्तक राजनीतिक से गैर राजनीतिक इतिहास की तरफ प्रमुखता से संकेत करती है। यही बदलाव D.D. कौशाम्बी सन 1907 से 66 की पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री में भी स्पष्ट है, जो बाद में द सिविलाइजेशन ऑफ एंशियंट इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलाइन से प्रसिद्ध हुआ। कौशाम्बी ने भारतीय इतिहास को एक नई दिशा दी। उनकी शैली इतिहास की भौतिक व्याख्या से प्रभावित है, जिसे कार्ल मार्क्स की रचनाओं से लिया गया। उन्होंने प्राचीन भारतीय समाज, अर्थ और संस्कृति को उत्पादन की शक्तियों और संबंधों के विकास के अभिन्न अंग के रूप में प्रस्तुत किया। वर्ग और आदिमानव के संबंध में सामाजिक और आर्थिक विकास की श्रेणियों को दर्शाना उनके पहले सर्वेक्षण खंड में था। बाशम के साथ साथ कई विद्वानों ने उनकी भर्त्सना की, लेकिन उनकी यह किताब आज भी बड़े पैमाने पर पढ़ी जाती है। पिछले 40 वर्षों में प्राचीन भारत पर काम करने वालों की विधियों और झुकाव में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। वे मुख्यतः सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं पर पुरजोर महत्व देते हैं और उसे राजनीतिक विकास से जोड़कर देखते हैं। वे ग्रंथों का स्तरीकरण करते हैं और उनके परंपरागत स्वभावों की तुलना पुरातत्व विज्ञान और मानव शास्त्रीय साक्ष्यों से करते हैं। ऐसा करना इतिहास अध्ययन के उज्जवल भविष्य की ओर सूचित करना है। जब पश्चिमी लेखक जोर नहीं देते कि सारे सांस्कृतिक तत्व भारत में बाहर से आए, और हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि धार्मिक विचार, संस्कार, जाति, वंश और परंपरा भारतीय इतिहास के केंद्र में है, वे विभिन्न विभाजित करने वाली विशेषताओं जिसके कारण ह्रास हुआ उसको कम महत्व देते हैं। उनका पूरा ध्यान स्थायित्व और निरंतरता की समस्या पर है। वे पुराने और अनोखे तत्वों की ओर ज़्यादा आकर्षित जान पड़ते हैं और उन्हें हमेशा के लिए संजोकर रखना चाहते हैं। इस दृष्टिकोण से तात्पर्य है कि भारतीय समाज न तो बदला है और न ही बदल सकता है। ये ठहराव भारतीय स्वभाव का भिन्न अंग है। अतः कुलीन और अभिजातीय औपनिवेशिक भारतीय और अतीत के अध्ययन का उपयोग विकास को बाधित करने में करते हैं। कुछ भारतीय लेखक धर्म की भूमिका बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं और मानते हैं कि और भी जो भी अच्छा और महान है उसकी शुरुआत भारत से ही हुई है।
सांप्रदायिक दृष्टिकोण। सन 1980 से लेकर आज तक कुछ भारतीय और पश्चिमी लेखकों ने प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए आक्रामक और अतार्किक दृष्टिकोण अपनाया है। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत औपनिवेशिक इतिहासकार जानबूझकर भारतीय उपलब्धियों की निंदा करते थे और भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण तथ्यों का श्रेय बाहरी प्रभावों को देते थे। भारतीय इतिहासकारों ने विश्व संस्कृति में भारत के योगदान की तरफ ध्यान आकर्षित किया। इस प्रकार इतिहास की व्याख्या में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद के बीच निरंतर संघर्ष जारी रहा। अब स्थिति बदल चुकी है। अब इस संघर्ष में एक तरफ सांप्रदायिकता और अतार्किकता है तो दूसरी तरफ तार्किकता और निष्ठा। हालांकि ज़्यादातर लेखक तार्किक और निष्ठावान हैं। कुछ लोग सांप्रदायिक और अतार्किक हो गए हैं। दूसरे पक्ष वाले लेखक मिथ और किंवदंती की बात करते हैं और बिना किसी ऐतिहासिक साक्ष्य के राम की अयोध्या के अस्तित्व में होने का तर्क देते हैं। वे ब्राह्मणवादी सामाजिक संरचनाओं के सभी आलोचनात्मक अध्ययन की निंदा करते हैं और यहाँ तक कि मनु की सामाजिक असमानता की अनदेखी करते हुए जाति व्यवस्था का समर्थन करते हैं। वे लोग जो कभी पेंटेंट ग्रेवियर को वैदिक लोगों को भारत में से बाहर का होने के लिए जिम्मेदार ठहराया, अब वे इंडो आर्यन को भारतीय मूलवासी घोषित कर रहे हैं। वे तर्क देते हैं कि भारत से आए मुस्लिम और क्रिश्चियन भारत में विदेशी हैं। ऐसी सरलीकृत मान्यताओं को स्रोतों के तार्किक अध्ययन के आधार पर जांच करने की ज़रूरत है। संप्रदाय के तौर पर किसी भी प्राचीन संस्कृत ग्रंथ या किसी अन्य स्रोत से न तो हिंदू की पुष्टि होती है न हिंदू धर्म की। सांप्रदायिक लेखक हिंदू और हिंदुत्व का राग अलापते रहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में इतिहासकारों को सावधानीपूर्वक वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक मानक के साथ साथ पहले से स्थापित ऐतिहासिक मानकों को अपनाना होगा। तो दोस्तों, ये था आर.एस. शर्मा का भारत का प्राचीन इतिहास अध्याय 2। नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 3 पढ़ेंगे और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।